तो हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज के फॉर्मूलाज के ऊपर। तो आज अब हम इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड हम करेंगे। बट मेक श्योर कि आपने मेरा पहले वाला वीडियो प्रॉपर पूरा देखा है, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूलाज के ऊपर कमांड नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चंस में अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। मैं बार बार फॉर्मूलाज के ऊपर आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ बैकबोन फॉर 11th एंड 12th मैथमेटिक्स की। जब तक आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स नहीं पता होंगे, आप 9th क्लास से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया था आपने, 10th में अभी आप थोड़ा सा उसके बारे में ओवरव्यू ले रहे हो कि डिस्टेंस क्या है और वो क्या है। तो जब तक आपको इसके ऊपर कमांड नहीं होगी ना, आप अपने आप को हल्का ही महसूस करोगे कि भाई किस तरह से हमें कुछ क्वेश्चंस को करना है, या उसके लिए लॉजिक क्या था, या जो भी है। क्योंकि 11th और 12th का जो मैक्सिमम मैथमेटिक्स है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपने फॉर्मूलाज वाला वीडियो अच्छे से देख लिया और आपको फॉर्मूलाज के ऊपर अच्छे से कमांड है और आपको फॉर्मूलाज अच्छे से समझ भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अगर किसी ने मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो का जो है वो आप पहले एक बार देख लीजिए। तो पहले मेरा क्वेश्चन है, हम बेसिक फॉर्मूला से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बेसिक है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। मतलब आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, आपने सबसे पहले बेटा एक नंबर लाइन, एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी। उसके कोऑर्डिनेट आप कोई सा भी कोऑर्डिनेट कहीं भी लिख दीजिए, 9,3 एंड 15,11। आपने ये लिख दिया। अब आप यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए कि भैया ये x1 ले रहा हूँ, मैं ये y1 ले रहा हूँ। दिस इज x2 एंड y2। दिस इज x2 एंड y2। तो आपको ए बी निकालना है। तो सबसे पहले आप बेटा फॉर्मूला लिखना, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती जो होती है ना वो फॉर्मूला को लेकर ही होती है। दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम फॉर्मूलाज की वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन करेंगे। 15 x2 की वैल्यू है, तो 15 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अब आगे सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 15 माइनस 9 इज 6, 6 का होल स्क्वायर इज 36 प्लस 11 माइनस 3 इज 8, 8 का होल स्क्वायर इज 64 का टोटल इज 100। तो दैट इज इक्वल टू 10। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 10। तो ये हमने निकालना था। तो ए बी का जो डिस्टेंस आया दैट इज 10 यूनिट्स। आप जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई मेजरिंग यूनिट नहीं गिवन, तो आप इसको आगे यूनिट डाल दीजिए। तो पार्ट नंबर 2 आप मेरा वीडियो को पॉज करिए और खुद से एक बार करिएगा, ताकि आपको क्वेश्चंस पे थोड़ी सी कमांड बननी शुरू हो जाए। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो बेटा, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन के लॉजिक को समझते हैं। कह रहे डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द गिवन पॉइंट दिस, ये जो तीन पॉइंट्स दे रखे हैं हमें, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस होने के लिए क्या कंडीशन होगी। आप मेरा वीडियो पॉज करो और पहले आप खुद से जज करो। पहले हम कोऑर्डिनेट्स को लिख देते हैं। -2, 1, 2, -2 एंड 5, 2। दीज आर द कोऑर्डिनेट। मैंने इनको नाम दे दिया A B C। ABC मैंने इनको नाम दे दिया A B एंड C। तो अब हम यहाँ पर इनके वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो फुलफिल करनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम मतलब P² + B² = H²। तो पहले PBH यानी कि AB BC और AC होना चाहिए। तो पहले हम 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं AB निकाल रहा हूँ यहाँ पर AB, यानी कि x1 y1 x2 y2 इस तरह से हम लेंगे तो ये आ जाएगा। x2 y2 अगर मैं इसे ले रहा हूँ तो 2 माइनस -2 यानी कि 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 -1 का होल स्क्वायर, -2 -1 का होल स्क्वायर। इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 3 -3 का स्क्वायर इज 9। तो दैट इज इक्वल टू √25। तो ये आ गया बेटा 5। दिस इज 5। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5। अब हम BC निकालते हैं। BC निकालते हैं। तो BC की वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर कि अगर मैं इसे x2 y2 लेता हूँ, इसे x1 y1 लेता हूँ, तो 5 - 2 का होल स्क्वायर, 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2 यानी कि 2 माइनस -2 इज 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16। तो ओवरऑल आंसर इज 25 एंड अगेन इट इज 5। अब हम CA निकालते हैं। CA
सी है। अगर मैं इसे x2 y2 और इसे x1 y1 ले लूं, तो दिस इज 5 - -2, यानी कि 5 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 7 का स्क्वायर आ गया, तो 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1। तो ओवरऑल आंसर इज 50। ओवरऑल आंसर इज 50। तो अब हम यहाँ पर कैसे जज करेंगे कि भैया ये 5 आ गया, ये 5 आ गया और ये √50 आ गया। तो अब हमने पाइथागोरस थ्योरम, देखो यहाँ तो कोऑर्डिनेट्स हमारे फिट बैठ रहे हैं, बट कभी कभी क्या होगा कि जो आपने ट्रायंगल बनाया उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं भी आते, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लीस्ट टू साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड अगर होगा, तो आपका वो राइट एंगल ट्राइंगल के पार्ट्स हैं। दोबारा से सुनना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स, यानी कि दो साइडों के, किन्हीं दो साइडों के स्क्वायर का सम। तो छोटी वाली दो साइडें ये हैं, तो मैंने करा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आई एम सॉरी, यहाँ पर √50 था, √50 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 50 आ गया, 25 + 25 दैट इज 50। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल हो रही है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो उन्होंने क्या बोला था, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो वर्टेक्स क्या हो गया, वर्टेक्स इज बी हो गया, कि बी पर राइट एंगल का सिंबल होगा। तो देयरफॉर P इज राइट एंगल। अगर यहाँ पर कोई और ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा तो आपका उसमें समझ आ जाएगा कि किस में आपका राइट एंगल ट्राइंगल बना। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन, कि हमें जो क्वेश्चन में डिमांड थी हमने वो प्रूव कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार आया हुआ और बच्चे गलत करते हैं इसको। ठीक है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट। देखो बेटा, लास्ट टाइम जब मैं 10th क्लास पढ़ा रहा था, तो उसमें जो बच्चे हाईएस्ट स्कोरर थे वो भी ये क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए और गलत कराए पेपर को। तो जब उन्होंने अपना सॉफ्ट कॉपी निकलवाई, तो इस क्वेश्चन में उन्होंने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करा हुआ था। तो देखो बेटा, यहाँ पर इक्वी डिस्टेंट का मतलब कि उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर है। तो जब भी वर्ड इक्वी डिस्टेंट हो, तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है, कोई और चीज यूज नहीं करनी। तो यहाँ पर अगर हम एक रैंडम एक डायग्राम बनाएं, तो दिस इज अ डायग्राम, और -2, 5 कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा, -2, 5। दिस इज अ रफ फिगर, -2, 5 एंड 2, -3 यहाँ पर आएगा। तो 2, -3 यहाँ पर आएगा। अब वो कह रहे कि अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, तो फॉरगेट की वाई एक्सिस क्या कर रही है, वाई एक्सिस के बारे में भूल जाओ, मैंने हटा दिया। तो ये वाला जो पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, इसको कलर चेंज करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है। नीड नॉट नेसेसरी कि ये सेम लाइन में हो सकता है ये इधर और इधर हो, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ऐसे जा रहा हो। तो इसीलिए हम इसको मिड पॉइंट यूज ना करके इक्वी डिस्टेंस वाला पैटर्न लेंगे। तो पहले आप 9th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सोचो, कि 9th में हमने पढ़ा था कि एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ x, 0। आप ये लिख दोगे, तो लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x, 0 एज ऑन एक्स एक्सिस y जो है वो 0 होता है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि y की वैल्यू 0 होती है। तो अब आप यहाँ पर आपका डायग्राम ऐसा बन गया कि एक पॉइंट है x, 0, एक पॉइंट है -2, 5 और एक पॉइंट है 2, -3। इस x, 0 का डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से बराबर, इस x, 0 का डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से बराबर है। तो आप इसे ले लो, P A and B, तो यानी कि इट इज गिवन दैट PA इज इक्वल्स टू PB। तो अगर मैं PA की वैल्यू निकालूं, तो x -2 यानी कि x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 - 5, 0 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, इन दोनों का डिस्टेंस निकालो तो दैट इज x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 + 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो दोनों स्क्वायर रूट में चल रहे हैं, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये वाला रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, मैंने अंदर फॉर्मूला भी लगा रहा हूँ, A² + B² + 2AB और प्लस -5 का स्क्वायर इज 25, दैट इज इक्वल्स टू x² + 4 -4x A - B का होल स्क्वायर एंड +3 का स्क्वायर इज 9
तो देखो बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट गया, ये तो चल बसा, है ना, ये तो चल बसा। अब सिर्फ आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर 4x है, -4x है, ये उधर शिफ्ट करा दो। तो 4x ये इधर आ गया, +4x हो जाएगा 8x। यहाँ पर हो जाएगा ये 29 और वहाँ पर है 9। तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 29 उधर जाकर ये जो उधर शिफ्ट होगा दैट इज -29। तो 8 माइनस 29 हो जाएगा। तो 8x की वैल्यू हो गई -20। तो बेटा x की वैल्यू आ गई -20/8। तो 4 से काट दे 2 और आ गया 5। तो -5/2। तो देयर फोर, यहाँ पर फाइनल स्टेटमेंट लिख देते, देयर फोर पॉइंट इज -5/2, 0। नेवर ट्राई टू कन्वर्ट इनटू द डेसिमल, ऑलवेज लीव इट, कि फ्रैक्शन में आप छोड़ दो चलेगा। ठीक है, डेसिमल में आप क्वेश्चन को जितना उलझाओगे आपका आंसर उतना टेढ़ा होगा, कभी कभी नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में चला गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप सिर्फ फ्रैक्शन में ही इस आंसर को छोड़ दो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको करा रहा हूँ, मेक श्योर कि आप कॉपी पेन में वो क्वेश्चन नोट करो, और आफ्टर सीइंग दिस वीडियो आप उस क्वेश्चंस को एक बार अपने आप सेल्फ ट्राई करो। क्योंकि जब तक आप सेल्फ उस क्वेश्चन को ट्राई नहीं करोगे ना, आपको उस क्वेश्चन को करने की टेक्निक नहीं आएगी। चलिए, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दैट इज वेरी सेम टू द प्रीवियस वन। मैं इसका सिर्फ आपको डायग्राम बता देता हूँ। अब वो कह रहा है कि पहले वाले क्वेश्चन में वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे था, अब ये वाला पॉइंट जो है वाई एक्सिस पे है। तो लेट जो आप करोगे पॉइंट बी, क्योंकि वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा 0, y होगा, आप यहाँ मेंशन करोगे एज x = 0 ऑन वाई एक्सिस। कि वाई एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, तो इसको आप p पॉइंट ले लोगे, तो अगेन PA = PB है। तो इस क्वेश्चन को अब आप खुद से बढ़ाओगे। ये a पॉइंट दे रखा है, ये b पॉइंट दे रखा है, p ये रहा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला PA का PB का लगाओ और आप आंसर निकालो। और ये क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई करो। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा, ये इस तरह के क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की 7.1 में बहुत सारे हैं। तो उनमें से एक रैंडम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया। ठीक है, तो रैंडम क्वेश्चन है, यहाँ पर रेक्टेंगल को प्रूव करने के लिए दिया जा रहा है। तो आप रेक्टेंगल पहले बना लो, आप एक रेक्टेंगल की फॉर्मेशन कर लो। ठीक है, रेक्टेंगल की फॉर्मेशन कर लो, A B C और D। कभी भी नाम जो है ना बेटा, वो साइक्लिक ऑर्डर में ही देना आप। यानी कि या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कभी ये मत करना ए और बी तो इधर दे दिया, सी इधर दे दिया और डी इधर दे दिया। दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस, उससे आपका आंसर कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, बी के ये रहे, सी के ये रहे, डी के ये रहे। तो आप कोऑर्डिनेट्स की प्लॉटिंग जो है फिगर में कर दो। 1, -3। बी के हैं बेटा 13, 9। सी के हैं 10, 12। और डी के हैं -2, 0, -2, 0। कह रहे आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। मैंने आपको नाइन्थ क्लास में एक वीडियो शेयर करा था, प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ा था कि भैया एक फिगर को रेक्टेंगल होने के लिए क्या चाहिए, कि इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो बराबर चाहिए, यानी ये वाली साइड इसके बराबर चाहिए। देखिए वही चीज आ गई जो मैंने उस वीडियो में समझाया था कि मेकअप ऑफ द फिगर। तो ये कट जब लग जाता है दैट इज इक्वल। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल चाहिए, तो ऑपोजिट साइड इक्वल करने से अभी ये फिगर जो है वो एक रेक्टेंगल बना। बट हमें रेक्टेंगल प्रूव नहीं करना, हमें तो ये फिगर क्या प्रूव करना है, हमें सॉरी रेक्टेंगल प्रूव करना है। ऑपोजिट साइड इक्वल होने से ये फिगर अभी पैरेललोग्राम बना। पैरेललोग्राम नहीं चाहिए हमें, रेक्टेंगल चाहिए। तो हमें कोई एक प्रॉपर्टी और जो पैरेललोग्राम के पास है बट जो रेक्टेंगल के पास है बट पैरेललोग्राम के पास नहीं है, दैट इज डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। यानी कि हमें डायगोनल्स भी इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे। तो मैंने इसका ओवरव्यू आपको दे दिया कि हमें 6 डिस्टेंसेज यहाँ पर निकालने हैं। तो क्या क्या डिस्टेंसेज हैं एक बार हम वो देख लेते हैं। हम पहले इसकी ऑपोजिट साइड्स को इक्वल करेंगे, यानी कि फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट ए बी। अब हम डायरेक्टली अगर चलें तो ए बी अगर मैं निकाल रहा हूँ तो 13 - 1 यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 9 - -3 यानी कि ये भी 12 का स्क्वायर हो गया। तो दैट इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 144 + 144, दैट इज इक्वल टू 288। 288। अब ए बी की वैल्यू सी डी के बराबर है, तो इमीडिएट सी डी भी निकाल दीजिए आप, सी डी। तो दैट इज 10 -2, तो दैट इज ऑल्सो 12 का स्क्वायर प्लस 12 - 0, तो ये भी 12 का स्क्वायर। तो ये आप सॉल्व करोगे तो 144 + 144, दैट इज 282। तो इसको अब हम कलर से एक बार कर देते हैं भैया, ये वाली साइड
तो भैया इसके बराबर आ चुकी है, ये वाली साइड इसके बराबर आ चुकी है। अगला पार्ट करते हैं, अब हम एडी निकाल रहे हैं। एडी, एडी इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया -2 -1, यानी कि अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 0 - -3 यानी कि 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 9 + 9, दैट इज √18। फिर अब हम निकालते हैं बीसी, क्योंकि बीसी की वैल्यू जो है वो उसके बराबर आनी चाहिए, तो इसलिए हमने कलर भी सेम चूज करा कि रेड वाला रेड के, ब्लैक वाला ब्लैक के। तो अब हम बीसी की वैल्यू निकालते हैं। x2 - x1 यानी कि 13 - 10, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 9 - 12, दैट इज -3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 + 9, दैट इज √18। तो आप देख पा रहे हैं कि भैया ये वाली जो साइड है, ये वाली, ये भी हमारी बराबर आ गई, ये भी हमारी बराबर आ चुकी है इसके। तो अभी ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब हमें डायगोनल्स निकालने हैं। तो डायगोनल्स निकालने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वेट अ मिनट। हाँ, डायगोनल्स निकालने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एसी निकाल रहे हैं, एसी। तो जगह थोड़ी सी शॉर्ट है, तो यहाँ पर करते हैं सो दैट कि पूरा क्वेश्चन एक ही पिक्चर में आ जाए। 10 - 1 का स्क्वायर, दैट इज 9 का स्क्वायर, एंड 12 माइनस -3, दैट इज 15 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर इज 81, एंड 15 का स्क्वायर इज 225, दैट इज 306, दैट इज 306। अब हम बढ़ते हैं बीडी की तरफ। बीडी, बीडी की तरफ। तो बीडी निकाले तो 13 - -2, यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस 9 - 0, यानी कि 9 का स्क्वायर। देखिए सही आ गया आंसर हमारा। 225 + 81, दैट इज 306। तो हम यहाँ पर अब देंगे, क्योंकि हमारी ऑपोजिट साइड्स भी बराबर होगी, डायगोनल्स भी बराबर हो गए, तो अब सिर्फ हमने स्टेटमेंट लिखनी है। सिंस opposite sides of the quadrilateral are equal, and diagonals diagonals are also equal, so therefore it is a rectangle. It is a rectangle. So this is the end of this question. I am ending this video here, और ताकि वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो जाए, 4-5 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आप इस वीडियो के बाद उन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में अटेम्प्ट जरूर करिएगा, ताकि आपको उस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा लगे कि भैया हाँ, आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए और हम इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता पेपर में तो हम कर सकें। थैंक यू।